सक्सेस जोन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं आज जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो तापीय शक्ति संयंत्र। तो यहाँ पे हम जो है ये थर्मल पावर प्लांट के बारे में फुल डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके सारे एलिमेंट और जो जो उसमें कंडेंसर या सुपर हीटर और बॉयलर वगैरह इस सबकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आप हमारे साथ वीडियो बने रहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तापीय शक्ति संयंत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि शक्ति संयंत्र होते क्या हैं। तो शक्ति संयंत्र क्या होते हैं? जो होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं ये, ठीक। तो उनको हम क्या बोलते हैं? शक्ति संयंत्र। तो यहाँ पे जो शक्ति संयंत्र है वो हम मेनली किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक पे क्लिक करूँगा। जैसे मान लेते हो मेरा कोई अल्टरनेटर है, ठीक। यहाँ पे इसके अंदर स्थिर चुंबकत्व और यहाँ पे बीच में क्या होता है, इसके अंदर आर्मेचर होता है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको किसी प्राइम मूवर के थ्रू घुमाते हैं, ठीक। यहाँ पे हमें क्या लगा होता है, प्राइम मूवर के थ्रू घुमाते हैं, क्योंकि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के हिसाब से यदि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर या कंडक्टर में किसी मैग्नेटिक फील्ड को घुमाया जाए तो क्या होता है, कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक। और यही ईएमएफ क्या होता है हमारा, हमें आउटपुट में मिलता है और हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें इसको घुमाने के लिए यानी अल्टरनेटर घुमाने के लिए प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है, जिससे क्या हो, वो आर्मेचर को रोटेट करा सके। तो यहाँ पे हम क्या होते हैं, आर्मेचर को जिसके अकॉर्डिंग रोटेट कराएं। यदि हम क्या करते हैं, अब आर्मेचर रोटेट करने क्या करते हैं, हम इसके आगे टरबाइन लगा देते हैं, ठीक, जो क्या करती है, आर्मेचर को रोटेट कराती है। अब इस टरबाइन में हम टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम जिस भी माध्यम का प्रयोग करें, यदि हम क्या करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं तो हम उसको वाटर यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। और यदि हम इसकी जगह पर कोयला का या भाप का प्रयोग करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, तापीय शक्ति संयंत्र। और यदि हम इसी कोयला या भाप को जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर का प्रयोग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यदि हम विंड का प्रयोग करते हैं तो उसको हम विंड पावर प्लांट बोलते हैं या एरो जनरेटर, ठीक। तो ये सब क्या होता है, जो भी आपकी चीज़ें डिवाइड होती हैं, जनरेटर का जो नाम होते हैं वो किस पे डिवाइड किए जाते हैं कि हम टरबाइन को किसकी सहायता से घुमा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तापीय शक्ति संयंत्र। तो तापीय शक्ति संयंत्र में क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे होंगे। तापीय शक्ति संयंत्र में ईंधन के दहन ऊष्मा को उच्च दाब एवं दाब पर भाप के रूप में उत्पन्न किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम कोयले को जलाकर एक टेम्परेचर जनरेट करते हैं, यानी बहुत उच्च ताप और दाब को जनरेट करते हैं, जो क्या करता है, पानी में जैसे क्या होती है, देखिए कुछ नहीं होता, इसमें अंदर एक बॉयलर होता है जिसके ऊपर पानी भरा होता है, ठीक। इसको हम नीचे से यदि हीट करेंगे, अगर इसमें हीट करेंगे और इसको एक छोटा सा छेद करके यहाँ से हम अगर भाप को निकालते हैं तो बहुत प्रेशर से क्या होती है, जो हमारी वाष्प है वो बाहर निकलती है और यही वाष्प क्या होती है, जाकर टरबाइन से टकराती है, यानी यहाँ से वाष्प आती है और टरबाइन रोटेट होने लगती है। तो इस टाइप से क्या होता है, साथ साथ हमारा अल्टरनेटर भी रोटेट होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, तापीय शक्ति संयंत्र कहलाता है। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि यदि हम क्या कर रहे हैं, इस पानी को गर्म करने के लिए कोयले का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा तापीय शक्ति संयंत्र बन जाता है। और यदि हम इसके जगह पर न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग करते हैं, यानी न्यूक्लियर फिजन का प्रयोग करते हैं, यानी कि नाभिक विखंडन के थ्रू ये भाप को जनरेट करते हैं, तो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट बन जाता है। तो यहाँ पे हम तापीय शक्ति संयंत्र की बात कर रहे हैं। तो तापीय शक्ति संयंत्र में क्या होता है, ईंधन के रूप में हम कोयला का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी भाप की सहायता से टरबाइन को घुमाया जाता है और यह टरबाइन अल्टरनेटर से जुड़ी होती है। इस कारण से अल्टरनेटर भी घूमता है तथा विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा तापीय शक्ति संयंत्र होता है, हम केवल क्या करते हैं, 11 किलो वोल्ट तक की विद्युत को पैदा किया जा सकता है, यानी जो हमारा जनरेशन है वो मेनली 11 किलो वोल्ट तक होता है, उसके ऊपर हम जनरेशन नहीं करते। इसके बाद हम इसको ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप करके 240 वोल्ट 440 किलो वोल्ट तक कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं, पूरा तापीय शक्ति संयंत्र की वर्किंग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, तापीय शक्ति संयंत्र के कुछ मुख्य भाग होते हैं, ठीक। जो पहला हमारा मुख्य भाग है वो क्या है, कोयला हैंडलिंग संयंत्र, ठीक। इसके बाद हमारा चूने संयंत्र, इसके बारे में एक चीज़ की डिटेल बताऊंगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर अगला है ड्राफ्ट फैन, फिर बॉयलर, फिर राख हैंडलिंग संयंत्र, टरबाइन। इसके बाद हमारा आता है मृत योजक, फिर शीतलन बुरुश, फिर वायु प्रतितापक, जनित्र और फीड वाटर पंप। तो इस टाइप से क्या होते हैं, हमारे कुछ इसके मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके आरेख यानी कि ब्लॉक लाइन या लेआउट डायग्राम को देख लेते हैं। तो आपको स्क्रीन पर ये तापीय शक्ति संयंत्र एक लेआउट डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें क्या है कि बहुत सारे जो भी ये सारे होते हैं, एयर प्री हीटर, इकोनोमाइजर या सुपर हीटर, इन सब की पोजीशन को दिखाया गया है कि किस चीज़ को हम कहाँ पर लगाते हैं और किस चीज़ का क्या प्रयोग होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, हमारा कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है, ठीक। ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट में क्या होते हैं, हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है। ये कोल्ड स्टोरेज प्लांट में हम क्या करते हैं, कोयले को स्टोर करके रखते हैं,
ठीक, इसके बाद हमारा जो आता है वो क्या आता है, कोल हैंडलिंग प्लांट, यानी कि जहाँ से हमने स्टोर किया उसके बाद बॉयलर तक पहुँचाने के लिए हमें कोल हैंडलिंग प्लांट की जरूरत पड़ती है, जो क्या करता है बॉयलर तक कोयले को पहुँचाता है। ठीक, फिर इस बॉयलर से क्या होता है, हमारा सुपर हीटर जुड़ा होता है और सुपर हीटर से हमारा वाल्व जुड़ा होता है और उसके बाद हमारी टरबाइन लगी होती है, और ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर है। तो यहाँ पे जो टरबाइन है, ये जो टरबाइन है यही क्या करती है, हमारे अल्टरनेटर को रोटेट कराती है, जिससे हमारा ईएमएफ या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉयलर में कोयले की सहायता से बॉयलर में एक ऊष्मा जनरेट करते हैं, और ये ऊष्मा क्या होती है, वेपर में कन्वर्ट होती है, और ये वेपर सीधे किस में जाती है, सुपर हीटर में। फिर यहाँ से जो फ्लू गैसेस बचती हैं, यानी बॉयलर से निकली हुई जो फ्लू गैसेस बचती हैं, वो आपके कहाँ पर जाती है, वापस सुपर हीटर में। देखिए यहाँ से जो भी बॉयलर से ऊष्मा निकली उसको हम दोबारा हीट करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उसका प्रेशर बढ़ जाता है, यानी और इसका क्या होता है, हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये प्रेशर बढ़ने के बाद क्या होता है, ये सुपर हीटर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ से जो भी ऊष्मा निकली वो पहले सुपर हीटर में आएगी, यहाँ पे ऐसा हमारा सुपर हीटर लगा होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, बॉयलर होगा। तो ये बॉयलर जो भी निकलती है उसमें वो सुपर हीटर में आती है, इसको हम क्या बोलेंगे, सुपर हीटर। और इस सुपर हीटर बॉयलर में क्या होता है, हमने जब पानी गर्म कर लिया उसके बाद भी क्या होता है, कुछ फ्लू गैसेस बच जाती हैं, यानी जो भाप या धुआं वगैरह निकलता है वो भी बहुत गर्म होता है बॉयलर में। ठीक, तो यहाँ से जो फ्लू गैसेस हम वापस क्या करते थे, सुपर हीटर में डाल देते, जिससे क्या हो जाता है, हमारी फ्लू गैसेस का यूज हो जाता है, और जो हमारी ऊष्मा थी यानी जो भी भाप आई थी वो और ज़्यादा हीट होकर और ज़्यादा प्रेशर इसमें बढ़ जाता है, और ये फिर इसके बाद जाएगा इस वॉल्व के थ्रू, किससे हम टरबाइन पर भेजते हैं, और हमारी टरबाइन क्या होती है, रोटेट होती है। अब इसके बाद भी क्या होता है, इसमें फ्लू गैसेस में कुछ ना कुछ ऊष्मा बच जाती है। ठीक, तो जब फ्लू गैसेस में ऊष्मा बच गई, यानी यहाँ सुपर हीटर में आया, सुपर हीटर ने इसने पानी को हीट कर दिया, उसके बाद ही फ्लू गैसेस बच जाती हैं। तो फ्लू गैसेस क्या होती हैं आपकी, इसके बाद ये जो फ्लू गैसेस हैं, ठीक, ये फ्लू गैसेस किसके पास जाती हैं, इकोनोमाइजर के पास। अब इस इकोनोमाइजर में क्या होता है, यहाँ से नीचे से फीड वाटर आता है, और फीड वाटर को क्या करता है, इकोनोमाइजर हीट करता है। ठीक, इसके बाद क्या आता है, हमारा एयर फ्री हीटर। क्या होता है कि यदि हमको कोयला को जलाना है तो वहाँ पर वायु की भी आवश्यकता होती है, तो इस वायु को क्या करते हैं, हम ठंडी वायु का प्रयोग न करके यहाँ पर थोड़ा सा गर्म वायु का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, कोयला जल्दी से जल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फोर्स फैन के थ्रू, यानी कि यहाँ पर जो फैन लगे होते हैं वो क्या करते हैं, इस एयर प्री हीटर में एयर को लाते हैं और एयर को गर्म किया जाता है, यानी जो वातावरण से एयर आती है उसमें नमी वगैरह होती है, तो उसको गर्म करके हम वापस किस में डाल देते हैं, बॉयलर में डाल देते हैं, और इकोनोमाइजर से फीड वाटर को गर्म करके उसमें डाल देते हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अब देखती है कि फीड वाटर कहाँ से आता है, तो ये फीड वाटर क्या करता है, तो देखिए जब हमने टरबाइन, यानी टरबाइन से एक बार ये क्या हुआ, टरबाइन से अपनी जो वेपर थी वो टकरा गई, उसके बाद हमारी टरबाइन रोटेट हो गई, उसके बाद वाइपर क्या होती है, नीचे आती है। तो इस नीचे आई वेपर को हम क्या करते हैं, दोबारा यूज करते हैं पानी में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से क्या होता है, ये इसमें आई किसमें, कंडेंसर में, और कंडेंसर के साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या लगा होता है आपका, कंडेंसर, और कंडेंसर से लगे होते हैं कूलिंग टावर। ये वेपर क्या होती है, इस कूलिंग टावर कुछ इस टाइप से होते हैं, यहाँ से इसमें हम वेपर को गिराते हैं, ऊपर से पानी गिरता रहता है, यानी इसमें क्या होती है, इस टाइप से पाइप होते हैं। ठीक, और ऊपर से हम क्या करते हैं, इस पर पानी की बौछार कराते हैं। ठीक, तो ये पानी क्या होता है, जब इस पर आता है तो ये क्या करता है, इस वेपर को ठंडा कर देता है और वापस एक किस्म चला जाता है आपका कंडेंसर में। तो जैसे ही अब वेपर थी, क्या होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ एक होती है गुप्त ऊष्मा, ये कहता है गुप्त ऊष्मा के प्रिंसिपल पर करता है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलकर भाप में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो यदि मैं क्या करूँ, और 99 डिग्री सेल्सियस तक ये किस्म होता है, पानी में रहता है, यानी कि एक तरल के रूप में रहता है। तो जब ये भाप में रहता है तो 100 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, यदि मैं इसमें से 1 डिग्री सेल्सियस को कम कर दूँ तो ये अपने आप किस में आ जाएगा, पानी के रूप में आ जाएगा। तो ये क्या होता है, वापस जो वेपर है आपकी, ये जो वेपर है वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, पानी में। और पानी में कन्वर्ट होकर कहाँ पर जाती है, कंडेंसर पे। ठीक, और कंडेंसर के थ्रू वापस हम क्या करते हैं, इसको फीड वाटर पंप, यानी फीड वाटर पंप के थ्रू वापस इसको किस में डाल देते हैं, इकोनोमाइजर में। और यहाँ पर इसको गर्म करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि जो फीड वाटर है हमारा, उसको यदि हम हीट ना करके सीधा बॉयलर में डाल दें, यदि हम इसको सीधा वापस पानी बॉयलर में डाल देंगे तो यहाँ पे हम जो पानी का है वो रीयूज़ कर रहे हैं, यानी इसका जो वेस्ट होने से बचाने के लिए हम इसको दोबारा डाल रहे हैं बॉयलर में। तो यहाँ पे हमको पानी को गर्म करना आवश्यक होता है। यदि हम इसको गर्म नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉयलर में बहुत ज़्यादा तापांतर जनरेट होता है, यानी कि पहले से बॉयलर बहुत ज़्यादा गर्म है, और यदि हम उसमें ठंडा पानी डाल देंगे तो बॉयलर के जो ब्लास्ट होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ऐसी कोई घटनाएं भी हुई हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बॉयलर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बॉयलर के टेम्परेचर के अप्रॉक्स इकोनोमाइजर के थ्रू, यानी कि जमा लेने की बॉयलर का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको लगभग यहाँ पर इकोनोमाइजर 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके वापस बॉयलर में पानी को डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारा जो पानी उसका रियूज हो जाता है, और हमारी प्लांट की एफिशिएंसी 2 से 3% तक क्या हो जाती है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दिया कि कैसे कैसे वर्क करता है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को, कोल्ड स्टोरेज प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट, सभी को एक एक पॉइंट कर को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कोयला हैंडलिंग संयंत्र या कोल हैंडलिंग प्लांट। तो कोयल हैंडलिंग संयंत्र में क्या होता है, कोल हैंडलिंग संयंत्र का कार्य जो होता है वो क्या होता है, बॉयलर का कार्य भट्टी को
कोयला प्रदान करना होता है। यानी कोयला हैंडल सेगमेंट कुछ नहीं होता, हम यहाँ पे कोयला जो बॉयलर में, यानी बॉयलर हमको क्या करना चाहिए, कोयले को डालने के लिए एक लिमिट में डालते हैं, तो उसको जो हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोयला हैंडलिंग प्लांट को लगाते हैं। ठीक, इसके लिए एक निश्चित मात्रा में माप कर कन्वेयर के द्वारा हॉपर तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जो भट्टी होती है, भट्टी में कोयला जो होता है हॉपर के थ्रू तक पहुंचाया जाता है। यानी हॉपर एक भट्टी का भाग होता है जहाँ पर कोयला आकर तक कोयला पहुंचाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कन्वेयर बेल्टों के थ्रू। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि जो हम भट्टी तक कोयला पहुंचाते हैं वो किससे पहुंचाते हैं, तो कन्वेयर बेल्ट के थ्रू। ठीक, हॉपर में यह कोयला स्टॉक प्रतिक्रिया के द्वारा जाली पर पहुंच जाता है। अब देखना बॉयलर में, जब मैं बॉयलर के आगे जाके डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे जाली होती है, उसी पर रख के हम कोयला को जलाते हैं, तो इसको हम वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ठीक, तो एक 200 मेगावाट, यानी यदि कोई संयंत्र जिसकी जो क्षमता है करेंट लाइट जनरेट करने की वो 200 मेगावाट है, कि संयंत्र के लिए 2000 टन, यानी कि 2000 टन कोयला प्रतिदिन की आवश्यकता होती थी। हमें रोज प्रतिदिन 2000 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अतः कोयले को शक्ति संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। ठीक, कोयले को कोयला खानों से शक्ति संयंत्र तक पहुंचाने के लिए, यानी जहाँ से कोयला जनरेट हो रहा है, निकाल रहे हैं हम खदानों से, तो वहाँ तक कोयला हैंडल सेगमेंट या प्लांट तक पहुँचाने के लिए बहुत से तरीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि नदियों या समुद्र के रास्ते कोयले का स्थानांतरण रेलगाड़ी की सहायता से, रस्सियों की सहायता से, सड़क की सहायता से या पाइपलाइनों की सहायता से। ठीक, इतने तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोयले को पावर प्लांट तक पहुँचाते हैं। ठीक, तो मेनली यहाँ पर रेलगाड़ी ज़्यादा यूज होती है अपने इंडिया में। ठीक, इसके बाद आता है कोयले का संग्रहण। ठीक है, क्या होता है, कोयले में जो सही शक्ति संयंत्र होता है वहाँ पर कोयले की बहुत अधिक मात्रा आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोयले को स्टोर करके रखते हैं। क्या होता है, कभी कभी जैसे मार्केट में हड़ताल हो जाती है, कुछ भी होता है, मार्केट ऑफ होता है, तो हमारा क्या हो, पावर प्लांट बंद ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, कोयले का संग्रहण करते हैं अपने पावर प्लांट पर, तो संयंत्र क्षेत्र में कोयले का संग्रहण। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोयले को भारी मात्रा में आवश्यकता के कारण उनका संयंत्र स्थल पर संग्रहण कर लिया जाता है। कोयले का संग्रहण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक, पहला क्या होता है हमारा, संयंत्र क्षेत्र पर कोयले का संग्रहण। कोयले के संग्रहण के बहुत से लाभ होते हैं। उदाहरण हेतु कोयला सप्लाई के बंद होने की स्थिति में संयंत्र संग्रहित कोयले की सहायता से, यानी कि जो जब क्या होता है हमारा जो कोयले की सप्लाई वगैरह बंद हो जाती है किसी भी कारण से मार्केट से, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इस कोयले यानी जो हमने पहले से कोयला संग्रहित किया उसकी सहायता से हम अपने पावर प्लांट को चला सकते हैं। ठीक, तो कोयले को हम क्या रहते हैं अपनी जो स्टोर करके रखा उसकी सहायता से हम पूरे पावर प्लांट को चलाते हैं। ठीक, इसी प्रकार कोयला संग्रहण से कंपनी बाजार की स्थितियों का लाभ उठाते हुए वांछित स्थिति में कोयले को खरीद सकती है। यानी जो भी कंपनी है जो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रही है, वो देखते हैं कभी कभी कोयला सस्ता होता है, तो उस सस्ते कोयले को खरीद के वो अपने प्लांट में स्टोर कर लेती है, जिससे क्या हो जाता है उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, लगा कोयले यानी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में कम खर्च आता है। ठीक, तो यहाँ पे जब कोयला सस्ता होता है हम खरीद भी सकते हैं। सामान्यतः 200 मेगावाट संयंत्र के लिए, यानी यदि ऐसा संयंत्र जिसकी जो क्षमता 200 मेगावाट तक है, कि संग्रहण की क्षमता 1.25 यानी 1.25 मिलियन टन कितनी होती है, 1.25 मिलियन तक क्या होता है हमारा कोयले को संग्रहित किया जाता है। ठीक, मुख्यतः कोयला संग्रहण अवांछनीय होता है क्योंकि इसके अचानक दहन होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा कोयले को संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको कोयले को प्रोटेक्शन करने की जरूरत होती है। यदि हम कोयले को अच्छे से नहीं रखेंगे तो उसमें क्या होता है, आग लगने का खतरा बहुत जल्दी होता है। ठीक, साथ ही साथ इसके रख रखाव का, अब क्या होता है यदि हम कोयले को मेंटेन करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ लोगों को लगाना होगा जो क्या करेंगे, उसके मेंटेनेंस को देखेंगे और कुछ स्पेशल बंकर बनाने होंगे जिनमें हम कोयले को रखेंगे। तो इन सब में क्या होता है, उसकी रख रखाव के मूल्य भी अधिक होता है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद प्रतिदिन बढ़ रही बिजली की मांग की खपत को पूर्ण करने के लिए कोयला संग्रहण अति आवश्यक है। ठीक, तो एक शक्ति संयंत्र के लिए, यानी कि यदि आप देख लें कि एक इकोनोमाइजर, यानी कि हम एक सफिशियंट वे में देखें कि हमें कितना कोयला स्टोर करना आवश्यक है और जिससे हमें क्या हो, प्लांट में ज़्यादा प्लांट की आपूर्ति भी होती रहे और हमें कुछ ज़्यादा नुकसान भी ना हो, तो एक शक्ति संयंत्र के लिए उसमें होने वाले कोयले की खपत का 10% संग्रहण ठीक होता है। यानी कि जितना भी, जैसे मान लेते हैं हमारा 100 टन कोयला रोज लगता है तो हमें केवल 10 टन स्टोर करके रखना चाहिए। यदि हम ज़्यादा कोयले को स्टोर करेंगे तो हमें वहाँ उसको मेंटेनेंस करना होगा, जिससे हमारा क्या होगा, मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ेगा। इसलिए क्या होता है कि ये स्पेसिफाई किया जाता है कि हमें केवल शक्ति संयंत्र के लिए 10% कोयले का संग्रहण ठीक होता है। ठीक, कोयला संग्रहण संयंत्रों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि जो हम कोयले को संग्रहित करते हैं उनको दो डिवाइडों में किया जा रहा है। एक होता है हमारा अचल भंडारण या डेड स्टोरेज। ठीक, अचल भंडारण की सहायता से उन स्थानों पर कोयला भेजा जाता है जहां उनके खानों की हड़ताल के कारण, रेलवे या किसी अन्य के कारण कोयले की सप्लाई नहीं होती। यानी क्या होते हैं, अचल भंडारण होते हैं, ये बार बार चेंज नहीं होती। ठीक, इनमें बहुत सारे कोयले स्टोर कर लेते हैं और उनको जहाँ भी अगर कोयला नहीं पहुँच पा रहा है तो वहाँ से इस भंडारण से, इस स्टोरेज से निकाल कर हम वहाँ पर कोयला को पहुँचाते हैं। और दूसरा हमारा होता है चल भंडारण। ठीक,
वह भंडारण जहाँ से कोयला सीधे दहन उपकरणों में भेजा जाता है, यानी कि जो ये चल भंडारण क्या होते हैं हमारे पावर प्लांट के पास में ही होते हैं। ये इनमें क्या होता है, हम सीधा यहाँ से निकाल के कोयले को दहन में यानी बॉयलर तक पहुँचाते हैं। ठीक, तो जल भंडारण की क्षमता अचल भंडारण की तुलना में कम होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने प्लांट के पास में केवल 10% कोयला स्टोर करके रखते हैं। तो इसकी क्षमता जो होती है वो अचल भंडारण की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, कोयला के संग्रह को अचानक दहन या विपरीत मौसमी पर सुरक्षित रखना आवश्यक होता है। ठीक, तो यहाँ पे अब अगला पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, कोयले को कैसे संग्रहित करके रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, बंकर में प्रचुरित कोयले का, यानी प्रचुरित का मतलब ये होता है कि हमने कोयले को क्या किया, बारीक बारीक टुकड़ों में पल्वराइज कर लिया, पल्वराइज कोल्ड स्टोरेज इन बंकर। ठीक है, तो समय की दर एवं शक्ति की ऐसी स्थिति होती है जब कोयले समय के लिए बंकरों में करना होता है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, हम कोयले को कुछ समय के लिए बंकरों में स्टोर करके रख सकते हैं। मुख्यतः ऐसा संयंत्र बंद होने की समय बनती है। ठीक, तो बंकर में ऑक्सीकरण से बचाव करने होते हैं, यानी क्या होता है, हमें कोयले को ऑक्सीडेशन से बचाना होता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण का बचाव करते हैं। हम क्या करें, कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि कोयले का ऑक्सीकरण ना हो, तो हम कोयले को लगभग 6 दिन तक, यानी कि लगभग 6 दिन तक क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक, और यदि हम क्या करें, बंकर के शीर्ष पर, यानी उसके जो शीर्ष है उस पर एक CO2 की परत जनरेट कर लें, या क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर जनरेट कर दें, तो हम कोयले को लगभग 13 दिन तक क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। ठीक, और यदि बंकर को भली भांति लीक प्रूफ बनाने, कोई भी उसमें हवा ना जाए या कुछ भी लीक ना हो, इस सीमा को हम क्या कर सकते हैं, 2 माह तक बढ़ाई जा सकती है। और इन भंडारों से बॉयलर तक कोयला वी बेल्ट की सहायता से ले जाया जा सकता है। कन्वेयर बेल्ट या वी बेल्ट दोनों एक सी चीज़ें होती हैं। तो कहाँ तक ले जाते हैं हम, बॉयलर तक वी बेल्ट की सहायता से ले जाया जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट जो है पल्वराइजेशन प्लांट। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, कोयला हमारा, यदि कोई कोयला इतना बड़ा है और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें, ठीक, उसको छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, तो क्या होता है, जल्दी से जल जाएगा। और जल्दी से जलेगा तो हम उसको जलाने के लिए कम ऊष्मा की आवश्यकता होगी और हमारे प्लांट की हो जाएगी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इन कोयले को छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी ये बड़ा कोयला इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन प्लांट। तो यहीं पे वो है कि चूर्ण संयंत्र को कोयले को, ठीक है, चूर्णन संयंत्र कोयले को चूर्णित किया जाता है, यानी जो पल्वराइजेशन प्लांट में हम क्या करते हैं, कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। ठीक, इसके कई लाभ होते हैं। इसमें दहन दर को नियंत्रित किया जा सकता है, यानी कि हमारा जो इसकी जलने की दर उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, तथा भार में परिवर्तन होने पर दहन दर परिवर्तित की जा सकती है। यदि हम क्या करेंगे, बड़े कोयले को, यानी एक बड़ा टुकड़ा जलाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और यदि हम उसको छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे और जल्दी से जल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, हमारी जलने की जो दर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इससे बॉयलर को ठंडे मौसम में भी शीघ्र चालू किया जा सकता है। यदि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं, तो ठंडे मौसम में क्या कर लेते हैं, बॉयलर को चालू कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उसके कई लाभ होते हैं। पहला है कि ईंधन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है तथा परिवर्तित भारों को जल्दी दहन दर परिवर्तित की जा सकती है। ठीक, स्वतः दहन नियंत्रण किया जा सकता है और पूर्वीय तापीय वायु को सफलतापूर्वक, यानी जो हमारे एयर प्रीहीटर से जो एयर आती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा यूज कर पाते हैं ऐसे दहन, यानी कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने के कारण। इसके वजह से कुछ पॉइंट और होंगे। ठीक, इसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट था वो क्या था, ड्राफ्ट फैन। तो ड्राफ्ट फैन कुछ नहीं होता, जो हमने एयर प्री हीटर के पास क्या हुआ थे, जो फैन मैंने बताया था आपको, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये ड्राफ्ट फैन जो होता है ये फोर्स्ड एयर ड्राफ्ट फैन दिखाते हैं। यानी क्या होता है, हम एयर प्री हीटर में जो वायु, यानी वायुमंडल से ऊष्मा लेता है, क्योंकि आग जलने के लिए 2 चीज़ जरूर होती है, दहन यानी कि ऊष्मा की कोई, और हमारे लिए अगर कहीं भी हमको आग लगाना है तो हमें एक ईंधन होना चाहिए, साथ में ऊष्मा होना चाहिए, साथ में वायु भी होनी चाहिए। तो हमें क्या करते हैं, यहाँ कोयले में, बॉयलर में, उसमें ईंधन को जलाने के लिए एयर की आवश्यकता होती है। तो इस एयर की पूर्ति के लिए हम फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन का प्रयोग करते हैं, जो क्या करते हैं, एयर को। तो यही हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, एग्जॉस्ट फैन के जैसे होता है, जो क्या करता है, इस एयर प्री हीटर में एयर को लेके जाता है और एयर क्या हो जाती है, हीट के थ्रू गर्म की जाती है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन। ठीक है, तो हमने देखा ड्राफ्ट फैन, ड्राफ्ट फैन हमारा क्या कर रहा था, जो एयर को हमने ला रहे थे उसमें एयर प्री हीटर में एयर को लेके जा रहा था। तो अगला पॉइंट हमारा क्या, बॉयलर। तो ये हमारा बॉयलर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि बॉयलर और हमारा अल्टरनेटर, ये सब क्या होते हैं हमारे, और टरबाइन, ये सब क्या होती है हमारी प्लांट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इनके बिना हमारा प्लांट का ऑप्शन नहीं हो। बाकी सब चीज़ें हम इसलिए लगाते हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, किस तरफ, बॉयलर को। तो हम सबसे पहले आपको बॉयलर का डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, बॉयलर है। तो बॉयलर में क्या होता है, नीचे ये भट्टी होती है। ठीक, ये भट्टी होती है, जब हम क्या रखते हैं, ये आपने देखा होगा कि ये जाली होती है, जो हमने देखा भी था कि हम हॉपर के थ्रू क्या होते हैं, यहाँ पर जाली तक क्या करते हैं, कोयले को पहुँचाते हैं। तो ये हमारे क्या होती है, यहाँ पर एक जाली होती है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस भट्टी में, ठीक, इस भट्टी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर
ये जाली पर कोयले को रखकर जलाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको जलाते हैं तो क्या करेगा, अगर कोयला जलेगा तो ऊष्मा को जनरेट करेगा, यानी कि ऊष्मा को जनरेट करेगा। और ये ऊष्मा क्या होती है, यहाँ से फ्लो होती हुई, ये फ्लो होती हुई कहाँ जाती है, दहन कक्ष में जाती है। ठीक, और ये कहाँ जाती है, ये हमारा क्या कहलाता है, इतना एरिया दहन कक्ष कहलाता है। और इस दहन कक्ष में क्या होती है, पतली पतली नली होती है, यहाँ से पूरा जो ऊष्मा है वो निकल कर कहाँ जाती है आपकी, सीधा चिमनी के पास जाती है। ठीक, और इस चिमनी तक पहुंचने में हमारे बहुत सी चीजें लगी होती है, जैसे इकोनोमाइजर, एयर फ्री, बहुत सी चीजें। तो यहाँ पे क्या होती है, एक सीधी किसके पास जाती है, चिमनी के पास जाती है। यानी जैसे हमने यहाँ पे ऊष्मा को जनरेट किया, यहाँ से भाप निकल के इन नलियों के थ्रू कहाँ पर गई, चिमनी में गई, और चिमनी से बाहर निकल गई। अब जब यहाँ पे क्या होता है, और इस बॉयलर के ऊपर हम क्या भर के रखते हैं, पानी भर के रखते हैं। यानी जो चिमनी नलियों के आसपास क्या भरा होता है आपका, ये जल भरा होता है। तो जैसे ही यहाँ से भाप निकलती है और इस अगली नलियों के थ्रू इससे चिमनी तक जाती है, तो क्या होता है, इस पानी को गर्म करते हुए निकलती है। तो ये पानी क्या हो जाता है, हमारा वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। और क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है, हमारा वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को हम वाल्व के थ्रू, यानी ये जो वाल्व है यहाँ से कनेक्ट हो कहाँ पर जाता है, आपका टरबाइन पर जाता है। ठीक, इस वाल्व के थ्रू जो वेपर है वो कहाँ पर पहुँच जाती है, टरबाइन पर पहुँच जाती है। ठीक, तो यहाँ पर इससे बॉयलर में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या होता है, चिमनी में एक दाब लगा रहता है, यानी कि जो प्रेशर नापने के लिए एक मीटर लगा होता है। ठीक, और साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे एक पंख द्वार होता है। ये पंख द्वार कुछ नहीं, यानी इससे बॉयलर की सफाई करने के लिए यहाँ पे जो द्वार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पंख द्वार बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर सुरक्षा वाल्व होता है जो क्या करता है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें जनरेट होती है तो यहाँ पे गलन प्लग लगा होता है जो क्या कर देता है, देखिए यहाँ पे ये गलन प्लग होगा, ये गलन प्लग क्या होता है, गल जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या लगा, ये गलन प्लग लगा। जैसे ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें जनरेट होती है तो ये गलन प्लग जल जाता है, और ये पूरे बॉयलर का पानी वो आकर इसके, अगर ये यहाँ से गलन प्लग जल जाएगा तो ये जो आप देखिए यहाँ से ये पानी पूरा ब्रेक होती हुई यहाँ से होती हुई कहाँ पर जाएगा, इस भट्टी के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही भट्टी में प्रवेश करेगा तो पूरा बॉयलर क्या है हमारा अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गलन प्लग को सुरक्षा की दृष्टि से लगाते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है तो ये गलन प्लग क्या होता है, पिघल जाता है, और ये जो पूरा कुल बॉयलर का पानी होता है वो किसमें भर जाता है, भट्टी में भर जाता है, और हमारा जो पूरा बॉयलर है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और हमारी क्या हो जाती है, ये जो बॉयलर है वो फटने से बच जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाता है, हम जो पूरा ये आपका बॉयलर होता है वो टॉप से हीटों से ढका हुआ होता है, और ये बहुत बड़ा बेलनाकार तरीके का होता है, ये बहुत बड़ा होता है, इसके साइज में आपको बताऊंगा अभी। तो ये क्या हो जाता है, बहुत बड़ा होता है। तो ये पूरा अग्निशय हीटों से हम इसको ढांक देते हैं। इससे क्या हो जाता है, जो हमारी ऊष्मा है, यानी जो बॉयलर के अंदर ऊष्मा जनरेट हुई वो बाहर नहीं जा पाती, किसके, वातावरण के साथ। यहाँ पे जो होते हैं नीचे भी एक पंख द्वार होता है जो क्या करता है, इसकी सफाई करने के लिए होता है, भट्टी की सफाई करने के लिए। ठीक, यहाँ पर धूम्रकक्ष होता है जहाँ पर ये जो पानी गर्म करने के बाद जो धुआं निकलता है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लू गैसेस भी बोलते हैं। ठीक, वो फ्लू गैसेस यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक, इसके बाद आप में शायद यहाँ पर कुछ, ठीक, और यहाँ पर एक जल गेज लगा होगा, यानी इस बॉयलर में एक जल गेज लगा होता है जो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर को नापता है। और हमारे बॉयलर में क्या होना चाहिए, जो टेम्परेचर है वो एक लिमिट तक बना होना चाहिए। तो आइए हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं इसके। तो यहाँ पे देखिए कि बॉयलर खोल में, यहाँ पर बॉयलर खोल में पानी का एक निश्चित तल बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक, बॉयलर खोल में पानी का निश्चित तल बनाए रखना आवश्यक होता है। ठीक है, घोल में पानी का जल गेज द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने आपको अभी दिखाया था जल गेज। जल गेज क्या करता है कि उसमें पानी की मात्रा को बताता है कि उसमें कितना पानी की मात्रा, जैसे आपकी जो गाड़ी में पेट्रोल बताता है आपका मीटर, वैसे ही वहाँ पे एक मीटर लगा होता है जो क्या करता है, पानी की मात्रा को बनाता है। दहन कक्ष में ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए खोल के ऊपर तरफ अग्निशय ईंटें लगा दी जाती हैं। हाँ, अग्निशय ईंटें क्या होती है, इसकी जो ऊष्मा को है वो वातावरण में नहीं जाने देती, जिससे क्या हो जाता है, हमारी ऊष्मा की हानि कम हो जाती है। ठीक, अग्नि नलियों की सफाई के लिए धूम कक्ष के द्वारा एक द्वार बना दिया जाता है। इसी द्वार को हम क्या बोलते हैं, पंख द्वार बोलते हैं। तथा बॉयलर तथा आदि की मरम्मत के लिए अर्धगोलीय शीर्ष पर एक पंख द्वार बना दिया जाता है। तो मैंने आपको जो दो होल दिखाए थे, जो सबसे ऊपर था वो बॉयलर की मरम्मत के लिए, और नीचे जो होल था वो उसकी सफाई के लिए होता है। ठीक, चिमनी में एक डैम्पर लगा होता है। ठीक, यानी यहाँ पर हम एक डैम्पर लगा के रखते हैं जो फ्लू गैसेस के नियंत्रण के साथ ही प्रवाह उत्पन्न करने की भट्टी में आवश्यक वायु चूषण का प्रभावी नियंत्रण भी करता है। यानी क्या होता है, वहाँ पे एक डैम्पर या ड्राफ्ट फैन लगा होता है जो क्या होता है, उसमें एक एयर प्रेशर जनरेट करके रखता है, जिससे क्या होती है, पूरी भाप निकलकर उस चिमनी तक जाती है। ठीक, वायु के चूषण को प्रभावी बनाने के लिए भाप नोजल का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या होते हैं, हम इसमें जो टरबाइन पर होते हैं यहाँ पर एक भाप नोजल नोजल लगा के रखते हैं जो क्या करते हैं, उसको बहुत तेज़ी से उस पर क्या करते हैं, स्टीम को टरबाइन से टकराते हैं। ठीक, जैसे आप देख लीजिए कि यदि मेरे को इस तरह के यहाँ से पानी निकल रहा है, यदि मैं उसको थोड़ा बिल्कुल हल्का सा छोटा सा छेद करता हूँ तो बहुत प्रेशर से पानी निकलता है। तो ऐसे ही जो चिमनियों से वो निकल रही प्रेशर, उसको हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर एक हल्का सा इस तरह की आकृति बना के रखते हैं जिससे बहुत तेज़ी से वो निकले और टरबाइन से टकराए। तो यही हमारा क्या कहलाता है, नोजल कहलाते हैं। ठीक,
इसके ऊपर है जो मैंने बताया दहन कक्ष की छत पर एक ग्लन प्लग लगा होता है, और ग्लन प्लग का कार्य भट्टी में अग्नि को शांत करना होता है जब भट्टी का तापमान आवश्यकता से अधिक हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ग्लन प्लग है, तो क्या होता है जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो दग्ध गैसों की ऊष्मा पिघल जाता है और बॉयलर खोल का पानी, यानी जो पानी हमने उसके खोल में रखा था जिससे कि वो ऊष्मा को किसको स्टीम को जनरेट कर रहा था, तो वो स्टीम को ना जनरेट करके जब गर्म प्लग के पिघलने के कारण भट्टी के अंदर आ जाता है और भट्टी में जो कोयला जल रहा होता है उसको क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक, सरल बॉयलर का जो सरल यानी सरल बॉयलर जो होता है, बॉयलर के कक्षा का क्षेत्रफल बड़ा कक्षा क्षेत्रफल घेरता है, यानी बहुत बड़ा होता है। इसकी ऊंचाई समानता आपकी 4.5 मीटर, ठीक है, तथा खोल का व्यास यानी जो उसका डायमीटर होता है लगभग 10 मीटर तक होता है, यानी कि 30 फीट और लगभग 12 से 15 फीट ऊंचा तक। ठीक, इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास की लगभग 160 फ्लू नलियाँ होती है। जो नलियाँ हमने देखी थी जिससे क्या हो रहा था कि जो फ्लू गैसेस निकल रही थी, ठीक, तो वो हमारी नलियाँ थी वो लगभग कितनी होती है, 160 तक होती हैं। और इसमें जो प्रेशर होता है वो लगभग क्या हो जाता है 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर भाप बनाई जा सकती है। ठीक, इसकी क्षमता अधिकतम 3600 किलोग्राम प्रति घंटा तक हो सकती है, यानी कि ये 3600 किलोग्राम तक की भाप को पर घंटे जनरेट कर सकता है। एक नॉर्मल बॉयलर की बात हो रही है। तो आगे हम जाता राख हैंडलिंग है। देखें कि जब हमारा बॉयलर चलता है तो कुछ देर बाद क्या होती है उसमें राख जनरेट होने लगती है, यानी कि कोयला तो जल रहा था, कोयले जलने के बाद कोयला साथ साथ में क्या करता है, राख भी जनरेट करता है। तो ये कोयला हमारा जो राख अंतरिक्ष संयंत्र होता है अधिकांश मात्रा में राख रखता है। अच्छी श्रेणी कोयले की राख प्रतिशत लगभग, यानी जो हमारा अगर अच्छी जैसे लिग्नाइट एंट्रासाइट वगैरह का यूज करें तो इसमें लगभग 5% तक की लाख होती है। निम्न श्रेणी कोयले में लगभग जैसे पीट हो गया, ये निम्न श्रेणी का कोयला होता है, इसमें लगभग 40% तक की हो जाती है राख जनरेट हो जाती है। आधुनिक 200 मेगावाट में रोजाना, यानी जो हमारा आधुनिक 200 मेगावाट तक का केंद्र होता है वो लगभग 5000 टन की राख पैदा करता है। ठीक, तो अगर इतनी सारी राख जनरेट होगी तो उसको हमें अच्छे से रखना होगा जिससे क्या होगा हमारे जो प्लांट हो अव्यवस्था ना फैले। तो यहाँ हम क्या करते हैं वहाँ पे एक संयंत्र बना के रखे जिसे हम क्या बोलते हैं राख हैंडलिंग संयंत्र, और इस ऐस का भी कुछ प्रयोग किया जाता है कुछ कुछ चीज़ों में। ठीक, नहीं तो इस तरह उसको बाद में डिस्पोज किया जाता है। अगला है कि टरबाइन। ठीक है, टरबाइन क्या होती है, टरबाइन मेन पार्ट होती है, यानी कि जो हमारा क्या होती है जब भाप जाकर टरबाइन से टकराएगी तो हमारी टरबाइन रोटेट होगी। तो टरबाइन क्या होती है, टरबाइन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें अलग अलग टाइप की टरबाइन होती हैं, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। ठीक, यहाँ पे टरबाइन मतलब कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन मतलब कि प्रतिक्रिया टरबाइन। तो क्या होता है यदि देखिए जो पेल्टन व्हील टरबाइन का आप देखें तो इसमें बहुत सारे व्हील लगे होते हैं और यहाँ से क्या होते हैं हमारे ये आकर स्टीम टकराती है, यानी कि अगर इसको धक्का दे दिया इम्पल्स करे तो हमारी कौन सी हो जाएगी अब एक टरबाइन। और यदि कुछ टरबाइन ऐसी और यहाँ पर नोजल के थ्रू क्या हो रहा है भाप निकल रही है, तो जब ये भाप निकलेगी तो क्या करेगी इस टरबाइन को रोटेट कराएगी, तो ये हमारी कौन सी कहलाती है प्रतिक्रिया टरबाइन। तो टरबाइन के लिए एक अलग चैप्टर है, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा टरबाइन के ऊपर, तो यहाँ पर हम टरबाइन की ज़रा डिस्कस नहीं करेंगे। तो क्या हो रहा है टरबाइन घूमती है जिससे हमारा अल्टरनेटर घूमता है और हमारी क्या हो जाती है ऊष्मा जनरेट हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं मित वियोजक या किसको हम क्या बोलते हैं इकोनोमाइजर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बॉयलर में जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ठीक है, हमने देखा था जो आपको नीचे डायग्राम में बताया था कि क्या होता है बॉयलर जो ऊष्मा निकलती है उसको हम क्या भेज देते हैं इकोनोमाइजर में डालते हैं। तो जो ऊष्मा अत्यधिक ऊष्मा वाली होती है, यानी कि जब हमारा सुपर हीटर सुपर स्टीम भी जनरेट हो गई उसके बाद भी जो ऊष्मा होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा, उसके बाद जो गैसेस निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा होती है, तो मित वियोजक इन उत्सर्जित गैसों का कुछ भाग अलग कर देते हैं। इस ऊष्मा का उपयोग फीड वाटर को गर्म करने के लिए किया जाता है, यानी जो हमारा कंडेंसर से फीड वाटर आ रहा होगा उसको क्या करता है हीट करने के लिए इस मित वियोजक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, मित वियोजक की सहायता से ईंधन की खपत को कम किया जाता है, यानी जो हमारा ईंधन की खपत है वो कम हो जाती है और बॉयलर की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। क्योंकि हमारा क्या हुआ जो फ्लू गैसेस निकली, यदि हम पानी को गर्म नहीं कर रहे तो हम वहाँ पे पानी को गर्म करने के लिए अलग से कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगाते, क्योंकि हम सीधा ठंडा पानी तो बॉयलर में डाल नहीं सकते थे। तो यहाँ पे हमने फ्लू गैसेस का यूज करके जो खराब जा रही थी हमारी वेस्ट हो रही थी उनका यूज करके पानी को गर्म कर लिया, जिससे क्या हुआ हमें अलग से पानी को गर्म नहीं करना पड़ा। तो हमारी क्या होगी जो बॉयलर की जो एफिशिएंसी थी वो क्या अपने आप इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके लिए कुछ अलग पूंजी निवेश करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है हमें अलग से इसमें एक इकोनोमाइजर को लगाना होता है तथा रख रखाव में वृद्धि करनी होती है, इससे बड़े क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। इकोनोमाइजर भी क्या होता है कुछ ना कुछ एरिया को लेता है। ठीक, और मित वियोजक पतली ट्यूब की होती है जिनका व्यास बहुत कम होता है, फीड वाटर के सिरे से एक ट्यूब में प्रवेश कर दूसरे सिरे पर बांधती है। यहाँ पर क्या होता है ये मित वियोजक क्या होता है हमारे प्लांट की एफिशिएंसी को नॉर्मली इंक्रीज कर देता है। इसके बाद क्या हो जाता है हमारा शीतल ब्रश हो जाते हैं। ठीक, तापीय शक्ति संयंत्र को निकालने वाले गर्म पानी को ठंडा करने के लिए, यानी क्या हो जाए जो हमारा कूलिंग टावर है उसको हम निकाल के पानी को, यानी जो पानी निकलता है अगर कुछ पानी बच गया उसको हम यदि वापस नदी में डालेंगे, सिम टू सिम वापस नदी में डाल देंगे, तो गर्म पानी यदि हम नदी में डालेंगे तो हमारा जो नदी का इकोसिस्टम होता है या पारिस्थितिक तंत्र होता है वो क्या हो जाता है खराब हो सकता है, उसके अंदर जो मछलियाँ वो सब मर सकती हैं। तो हम क्या करते हैं इस पानी को
वापस ठंडा करते हैं। ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अधिकांश विद्युत संयंत्र शीतलन बुर्ज का उपयोग करते हैं, जिसमें संघनन से बाहर निकले हुए गर्म पानी को ठंडा किया जाता है तथा पुनः उपयोग में लिया जाता है। ठीक, तो इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं फीड वाटर के थ्रू, यानी हम इसको फीड वाटर पंप के थ्रू वापस क्या इसमें डाल देंगे, अपने इकोनोमाइजर में डाल देंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, वो वापस पानी हीट हो जाएगा या दोबारा उपयोग कर सकते हैं। शीतलन बुर्ज क्या होते हैं, स्टील या कंक्रीट का बना होता है, जिसमें पानी संचय करने के लिए नीचे एक जलाशय होता है। ठीक, यानी हम क्या करते हैं, इसको एक नदी के पास रखते हैं जहाँ जिससे हम पानी की आपूर्ति हमेशा होती रहे। ठीक, और शीर्ष बिंदु से गिरने वाली बूंदें वायु के संपर्क में आती है तथा ऊष्मा वायु को प्रदान करती है तथा ठंडी हो जाती है। देखिए इसमें कुछ नहीं होता, ये इस टाइप से होता है। और इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि हम ये ट्यूब होती है, ठीक, ये ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं हम यहाँ से पानी वो क्या करते हैं, ये समझ लीजिए वेपर को लेके आ रहे हैं। ठीक, जो यानी जो कंडेंसर से जो उस वाष्प निकले उसको लेके आते हैं, और इसके ऊपर से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पानी को गिराना चालू कर देते हैं। ये हमारा जब इस पानी से गिरता है या पानी को या वायु, या समझ लेते हैं यहाँ पर पानी का उपयोग किया जाता है कभी कभी, और वायु का भी उपयोग किया जाता है। तो इस कंडेंसर क्या हो जाता है हमारा, कंडेंसर में हम इस पानी को गिराते हैं और ये पानी गिरता है तो ये वेपर को इसमें कन्वर्ट कर देता है, वापस पानी में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये कंडेंसर से पानी निकलेगा तो वापस गर्म हो जाएगा, है ना। यानी कि जब ये इसने वेपर की ऊष्मा खुद में ले ली तो ये पानी गर्म हुआ, जब ये पानी निकला इसको ठंडा करने के लिए हम कूलिंग टावर का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ से कूलिंग टावर का यूज करेंगे, जो क्या करेंगे, इस पानी को ठंडा करके वापस नदी में डाल देंगे, और हमारा जो बॉयलर से ऊष्मा निकली वो वापस फीड वाटर पंप के थ्रू हम किसमें फीड कर देंगे, आपके इकोनोमाइजर में। तो यहाँ पे अगला हमारा क्या होता है, सुपर हीटर, यानी जो हमारी अतितापक का कार्य संतुलित भाप में नमी को दूर करना होता है। यानी हमने क्या किया, जब ये भाप जनरेट की होगी तो उसमें हमने पानी से जनरेट की, उसमें कुछ नमी होती है, तो इस नमी को दूर करने के लिए हम बॉयलर के बाद एक सुपर हीटर को लगा कर रखते हैं। सुपर हीटर हमारा किसकी वजह से वर्क करता है, फ्लू गैसेस की सहायता से। ठीक, तो सुपर हीटर क्या होता है, वो आपको ऑर्डर गर्म करता है, उसमें जितनी भी नमी होती है उसको क्या कर देता है, निकाल देता है। इसके बाद हमारा आता है एयर प्री हीटर। तो मिड फ्यूजन से उत्सर्जित गैसों को कुछ ऊष्मा अलग की जाती है, और इसका उपयोग इस ऊष्मा का, मैंने आपको बताया भी था कि जो हम वापस उसमें ऊष्मा डालेंगे उसमें कौन सी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो हमारे बॉयलर को जंग लगाएगी, टरबाइन में जंग लगेगी। तो उस नमी को क्या करते हैं हम कम करने के लिए एयर फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक, फ्लू गैसेस को 20 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने के केंद्र की क्षमता 1% तक बढ़ जाती है। हम क्या करें कि इस फ्लू गैसेस से 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हमें मिल जाता है, जिससे क्या होता है हमारे केंद्र की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एयर फिल्टर का कोई काम नहीं होता, जो एयर वापस आई वायु से उसको गर्म करता है। ठीक, अगला होता है हमारा कंडेंसर। ठीक, संघनित का आकार टरबाइन से निकली, यानी जो हमारे कंडेंसर होते हैं वो टरबाइन से निकली गैसेस को ठंडा करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, यह केंद्र की क्षमता को बढ़ाता है और एग्जॉस्ट ऊष्मा को ठंडा किया जाता है, और यह बॉयलर को फीड वाटर के रूप में दिया जाता है, यानी जो हमारा इसमें ठंडा किया उसको हम फीड वाटर के रूप में देते हैं। इसके बाद अगला है हमारा अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर आप सभी लोग समझते ही होंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है, टरबाइन से जुड़ा होता है, और यही हमारा क्या करता है, मेनली ऊष्मा को, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम वापस इस डायग्राम पे आते हैं, मैं आपको एक बार और बताता हूँ कि पूरा वर्किंग कैसे होती है। अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमारे कोल्ड स्टोरेज प्लांट था, यानी हमने देखा यहाँ पे हमारा कोल्ड स्टोरेज था, यहाँ पे हमारा क्या होता है, कोयला इकट्ठा हुआ था। अब इस कोल्ड स्टोरेज प्लांट से कोयला कहाँ पर जाता है, कोयला हैंडलिंग संयंत्र पे, और इस कोयला हैंडलिंग संयंत्र से हम किस में भेजते हैं, इसको बॉयलर पे। अब ये बॉयलर में क्या होता है, कोयला इकट्ठा हो जाता है। अब कोयले को हम बॉयलर में जलाते हैं, और समझो उसकी भट्टी होती है, पूरा बॉयलर का हमने आपको डायग्राम दिखाया, इसमें पूरा इसका एक मैकेनिज्म होता है। अब क्या होता है, मैंने मान लिया कि बॉयलर में से कोयला जल के ऊष्मा जनरेट हुई और ये वाष्प में कन्वर्ट हुई। अब इस वाष्प में कुछ ना कुछ नमी होगी, तो उस नमी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सुपर हीटर में लेकर आते हैं, और बॉयलर में ऊष्मा जनरेट होने के बाद कुछ ना कुछ गैसेस बच जाती हैं, जो हम इसको धुआं बोलते हैं। उस धुआं के थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें फ्लू गैसेस के थ्रू इस सुपर हीटर में बचे हुए पानी को हीट करते हैं, और ये पानी गर्म हो किस में जाता है, इकोनोमाइजर में चला जाता है। और जैसे ही इकोनोमाइजर में जाता है, ठीक, अब ये किस में गया, इकोनोमाइजर में गया। ठीक, तो यहाँ पर हम किस में चला जाएगा, इकोनोमाइजर में चला जाएगा। और इस सुपर हीटर के बाद यहाँ पर जो हमारा पानी है वो क्या हो जाता है, हमारा टरबाइन से टकराता है, यानी यहाँ से क्या हुआ, टरबाइन से टकराया, और टरबाइन के थ्रू हमारा अल्टरनेटर रोटेट होता है, और अल्टरनेटर रोटेट होने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। लेकिन जब हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, अब टरबाइन से जो वेपर थी वो टकरा गई, टकराने के बाद क्या होती है, वो नीचे आती है, तो उसको हम किस में लेके आते हैं, कंडेंसर में। और कंडेंसर में क्या करते हैं हम इसको, जैसे मान लेता हूँ कि ये मेरा बनाता हूँ, मैं कंडेंसर बनाता हूँ। ये कंडेंसर में क्या होता है, ये वेपर इस पाइप के थ्रू आती है, और उस पाइप को हम पानी के थ्रू ठंडा करते हैं। तो ये वेपर तो हमारी ठंडी हो गई, ठीक, और वापस हमने किस में डाल दी, इसको फीड, यानी कंडेंसर एक्सट्रैक्शन पंप, यानी क्या होता है, कंडेंसर में आके हमने डाल दी। ठीक है, हमारी वेपर ठंडी हो गई और किस में कन्वर्ट हो गई, पानी में। लेकिन जिस पानी के थ्रू हमने इस कंडेंसर में वेपर को पानी में कन्वर्ट किया वो तो गर्म हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं, कूलिंग टावर के थ्रू लेके आकर उस पानी को भी ठंडा करते हैं, और वापस किस में डालते हैं, हम
फीड वाटर पंप के थ्रू, देखिए यहाँ से क्या होता है, ये एक्सटेंशन पंप और ये हमारा होता है फीड वाटर पंप। इस फीड वाटर पंप के थ्रू क्या होता है, ये हमारा होता हुआ पूरा किस्म चला जाता है इकोनोमाइजर में, और इकोनोमाइजर हम क्या करते हैं, पानी को दोबारा गर्म करते हैं। यहाँ पे पानी को दोबारा गर्म करने से क्या होता है, हम बॉयलर में सीधा ठंडा पानी डाल नहीं सकते और बार बार इसमें उसमें में कन्वर्ट हो रहा है, जिससे क्या होता है, हमारे पानी की बार बार कमी होती है बॉयलर में। तो हमें बॉयलर में पानी कमी को पूरा करने के लिए भी वापस उसमें पानी को डालना होता है। तो यहाँ पे हम पानी की कमी पूरा करने के लिए बॉयलर में वापस कहते हैं पानी को डालते हैं, तो उस पानी को कुछ ना कुछ मात्रा में गर्म करना होता है, और उसी को गर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इकोनोमाइजर का। और ये इकोनोमाइजर से क्या होता है, वापस फ्लू गैसेस निकलती हैं और किस में जाती हैं, एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर में जाकर क्या करती हैं, ये एयर को गर्म कर देती है, यानी हॉट एयर यहाँ से हमारी जो वायु से एयर खींचता है वो गर्म ठंडी एयर होती है, उसको हम वापस गर्म करते हैं, उसमें नमी वगैरह निकाल के वापस इसमें डाल देते हैं, बॉयलर में डाल देते, जिससे क्या होता है, बॉयलर की दहन दर बढ़ जाती है। ठीक, इसके बाद हमारा क्या होता है, ऊपर ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होते हैं जो क्या कर देते हैं, चिमनी के थ्रू हमारे क्या कर देते हैं, एयर को बाहर कर देते हैं और हमारी वायुमंडल में जो बची हुई धुआं था वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ और होती है, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर। यानी जब भी हम क्या करते हैं, बॉयलर में जो भी पानी की कमी हुई उसको जब पूरा करते हैं तो वहाँ पर हम वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर का प्रयोग करते हैं। तो यदि हम वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि हम वहाँ पर कुछ भी पानी डाल देंगे तो पानी में बहुत सी चीज़ें गंदगी वगैरह होती है, जिससे क्या होती है, हमारे टरबाइन में जंग लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर में पूरे पानी का ट्रीटमेंट करते हैं और सही पानी क्या करते हैं, उस चैम्बर बॉयलर तक पहुँचाते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा जो यहाँ पर पंप, आप देख सकते हैं कंडेंसर होता है। कंडेंसर की जगह पर हम यहाँ पर एक कंप्रेसर भी यूज कर सकते थे। ठीक, जो क्या करता था, बॉयलर को यानी कि कंप्रेस करके, यानी जो हमारी वेपर को तो उसको कंप्रेस करके यानी दबाव डालकर उसको वापस पानी में कन्वर्ट कर सकता था। लेकिन यदि हम कंप्रेसर का प्रयोग करते तो क्या होता, हमारे कंप्रेसर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट पड़ती है, तो हमारी एफिशिएंसी कम होती है। लेकिन यहाँ पर हम कंडेंसर को एक छोटे से पंप के थ्रू केवल पानी को फ्लो कराकर उसकी जो वेपर को है उसको वापस पानी में, यानी इसका जो वेपर है उसको वापस पानी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडेंसर का यूज करते हैं, कंप्रेसर पंप का यूज नहीं करते। तो इस टाइप से हमारे क्या होती है, पूरी ये जो वाटर प्लांट की वर्किंग होती है, यानी जो हमारा ये थर्मल वाटर प्लांट है इसकी वर्किंग होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। यदि आपको पसंद आता है तो उसको जरूर लाइक और शेयर करें। ठीक है, तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता कैसे होती है, तो इसकी हम एफिशिएंसी की बात कर लें। देखिए, संयंत्र की ओवरऑल दक्षता लगभग 29% होती है। ठीक, क्या होता है, इसकी जो एफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा कम होती है और इसके बहुत से कारण होते हैं। पहला कारण तो यह होता है, इस प्लांट में बहुत अधिक मात्रा में कंडेंसर में ऊष्मा की हानि होती है, यानी जो हमारा कंडेंसर हमने लगाया इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा हमारी वेस्ट हो जाती है। और दूसरा कारण यह है कि इस प्लांट में अधिक स्टेज, यानी आपने देखा इसमें बहुत सारे स्टेज थे, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर, सुपर हीटर। ठीक, इन सब में क्या होता है, उसमें कुछ कुछ हानि होती रहती है, जिससे क्या होता है, उसमें की बहुत सारी हानि हो जाती है। ठीक, और कंडेंसर में वाली हानि को कभी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि बिना ट्रांसफर के हीट ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं बदलती। देखिए, यहाँ पे ये है कि जब तापांतर होगा, यानी यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है और नीचे कम टेम्परेचर है, तभी ऊष्मा यहाँ से यहाँ तक फ्लो होगी और हमारा जो ऊष्मा है वही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और ये हमारा किसकी तरह होता है, थर्मोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार। और थर्मोडायनेमिक्स का रूल हमारा क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा तापांतर होगा, यानी यहाँ पे ज़्यादा ताप और नीचे बॉयलर में ज़्यादा ताप और कंडेंसर में बहुत कम ताप होगा, उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, ऊष्मा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी। तो हमें क्या, यहाँ पे ज़्यादा ऊष्मा और यहाँ पे कम ऊष्मा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कंडेंसर का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको तापांतर को ना रखें तो हमारा क्या हो जाएगा, जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडेंसर का प्रयोग करते हैं और कंडेंसर के प्रयोग में बहुत सारा ऊष्मा की हानि हो जाती है, इसलिए हमारा जो टेम्परेचर, इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। यहाँ पर इसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, तो देखिए, थर्मल दक्षता ऊष्मा के द्वारा या ऊष्मा द्वारा टरबाइन में उपस्थित मैकेनिकल ऊर्जा तक कोयले के जलने के कारण पैदा हुई ऊष्मा का अनुपात होता है। ठीक, यानी कि हमने पूरा जो करने के बाद यहाँ पर टरबाइन लगी थी और यहाँ पर बॉयलर था, तो बॉयलर ने जब ऊष्मा को गर्म करके जितनी भी ऊष्मा जनरेट की, ठीक, वो और हमारे यहाँ पर टरबाइन, ये हमारी टरबाइन थी, टरबाइन पर कितना वेपर या वाष्प के द्वारा ऊष्मा पैदा हुई, यानी ये टरबाइन कितना मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं, टरबाइन को हमने कितना वेपर दी जिससे कारण वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाया, उस दोनों का जो रेशो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, थर्मल एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक, तो हीट इक्विवेलेंट ऑफ अ मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसमिट टू द टरबाइन और हीट ऑफ कोल कंबंशन, यानी कि कितना हमने हीट को टरबाइन तक ट्रांसफर किया और कितना हमारे कोयले ने हीट को जनरेट किया, तो उन दोनों का जो रेशो है वो थर्मल एफिशिएंसी कहलाता है यहाँ पर। और आधुनिक प्रणाली में लगभग ये 30% तक होती है, नहीं तो नॉर्मली इसके जो एफिशिएंसी वो लगभग 29% या 25% तक होती है हमारे तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर इसको लाइक और शेयर करें, और यदि आप ये PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।